हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर 2 पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हमने एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था एंड पढ़ा था कि एंथर में किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे डेवलप करते हैं, और हमने पढ़ा था उसके आगे कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर म्योसिस होती है या हम कहें हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है और हमारे माइक्रोस्पोर के टेट्राड बनते हैं। आगे हमने पढ़ा था कि वो टेट्राड डेवलप करते हैं एज अ पोलन ग्रेन। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनके पास कौन सी लेयर होती है एंड इनका क्या यूज़ होता है। सो टाइम वेस्ट ना करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो अगर मैं सिंपली इनके आउटलाइन यानी ऊपर से देखने की बात करूँ कि ऊपर से देखने में कैसे लगते हैं, तो ये ऊपर से देखने में ग्लोबुलर शेप के होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी अब अगर मैं सेल के अंदर की बात करूँ तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें लार्ज अमाउंट में स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड ऑयल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, इसका एक फंक्शन होता है कि ये जो भी पोलन ग्रेन के अंदर क्रोमोसोम मटेरियल है या हम कहें जेनेटिक मटेरियल है, उसे प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन के डैमेज से। क्योंकि देखिए बहुत सारी रेडिएशन होती हैं वो क्रोमोसोम पे अफेक्ट डालती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा एक्सरे कराने से हमारे अंदर जो म्यूटेशन आने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक्सरे हमारे क्रोमोसोम पे अफेक्ट डालते हैं। इसी तरीके से क्रोमोसोम को बचाने के लिए पोलन ग्रेन्स में क्रोमोसोम को किसी भी डैमेज से बचाने के लिए कौन वर्क करता है? अनसैचुरेटेड ऑयल्स। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी कवरिंग की। इनके पास पोलन ग्रेन के पास कौन सी कवरिंग होती है? तो जो वोल या फिर कवरिंग होती है किसी भी पोलन की या पोलन ग्रेन की, उसे हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोडर्म पूरी वॉल्स के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो एक वॉल हो या दो वॉल हो। स्पोरोडर्म सबको क्या करता है? सिग्निफाई करता है। स्पोरोडर्म दो तरीके की होती है, यानी दो तरीके की लेयर हमारी पोलन ग्रेन में देखी जाती है। एक हमारी होती है एक्साइन, एक हमारी होती है इंटाइन। सो जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा एक पोलन ग्रेन है, ये या मान लीजिए एक हमारा ये माइक्रोस्पोर है, तो इसके पास दो तरीके की लेयर देखी जाती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं इंटाइन। क्या नाम देते हैं? इंटाइन। एंड इसके बाहर एक एक्सटर्नल लेयर होती है, यानी इसके बाहर एक और लेयर होती है, एंड ये जो एक्सटर्नल लेयर होती है इसे हम नाम देते हैं एक्साइन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्साइन के बारे में। आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, ये जो हमारी लेयर होती है एक्साइन, ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन की। एंड स्पोरोपोलिनिन हमारा सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, यानी इस पर कोई भी एंजाइम, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी टेम्परेचर इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। एंड इसी स्पोरोपोलिनिन के प्रेजेंस की वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन है वो वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पोरोपोलिनिन है काफ़ी रेजिस्टेंस है हर चीज़ से, चाहे वो एसिड हो, एंजाइम हो, टेम्परेचर हो, हर चीज़ से काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो अगर स्पोरोपोलिनिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो उसके अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इसलिए वो वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। एंड आज की ये जो वीडियो है मैं बताना भूल गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में, या मैं कहूँ हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 3 मार्क्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्साइन जो है हमारी डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस मतलब कुछ कुछ जगह पे जो हमारी स्पोरोपोलिनिन है वो अब्सेंट होती है। जैसे ये मान लीजिए अगर हमारा पोलन ग्रेन है, मैं वाइट पेज पे दिखाता हूँ कि ये हमारा मान लीजिए पोलन ग्रेन है। ठीक है, इसके सबसे पहले इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? इंटाइन, जो कंटिन्यूअस होती है एंड बनी हुई होती है पेक्टोसेल्यूलोज की। ठीक है, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाहर कौन सी होती है? इंटाइन लेयर, सॉरी एक्साइन होती है बाहर, जो क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, एंड ये जो जगह होती है, मीन्स ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हमारी स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट है, इस जगह को हम नाम देते हैं जर्म पोर। क्या नाम देते हैं इसे हम? जर्म पोर।
यानी जम्पोर हमारा क्या है, जम्पोर वो जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होती है, या हम कहें जो हमारी एक्साइन है वो अब्सेंट होती है। सो देखिए मैंने लिखा भी है डिसकंटिन्यूस होती है, और वो रीजन जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, जम्पोर। इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर एक्साइन इज कवर्ड बाय येलोइश विस्कस स्टिकी ऑयली लेयर कॉल्ड पोलन किट। अब देखिए क्या होता है इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड, अभी आप जब पॉलिनेशन जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को हो सका तो एक बार देखेंगे कि क्या होता है। जो भी हमारा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है उसके ऊपर एक येलो कलर की विस्कस फ्लूइड होती है, ठीक है, जो क्या करता है पूरे एक्साइन को कवर करके रखता है। एंड ये क्या करता है, ये किस चीज़ में बेसिकली रोल प्ले करता है कि जब कोई भी इंसेक्ट आता है किसी फ्लावर पे, या हम कहीं कोई भी मान लीजिए हनी भी आती है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, कोई भी हनी भी किसी भी फ्लावर पे आई, वहाँ पे बैठी एंड वहाँ से नेक्टर लिया, तो ये जो ऑयली फ्लूइड होता है जिसे हम पोलन किट नाम देते हैं, पोलन किट नाम देते हैं, ये पोलन ग्रेन को हेल्प करता है कि वो किसी भी इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक कर जाए, ठीक है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये स्टिकी फ्लूइड होता है, चिपकने वाला होता है, चिपचिपा होता है, तो ये क्या करता है किसी भी पोलन ग्रेन को हेल्प करता है कि वो किसी भी इंसेक्ट पे स्टिक कर जाए, उस पर चिपक जाए। एंड इसको हम क्या नाम देते हैं, पोलन किट। एंड ये सिर्फ किन में पाई जाती है, उन पोलन ग्रेन में जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एंड ये जो पोलन किट है ये बनी हुई होती है लिपिड की एंड कैरोटिनॉइड्स की। इसके बाद आते हैं इंटाइन पे, इनर मोस्ट लेयर होती है, बता चुका हूँ मैं, बनी हुई होती है पेक्टोसेलुलोज की, ये भी बता चुका हूँ, कंटिन्यूअस होती है, ये भी बता चुका हूँ, हेल्प करती है पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। देखिए क्या होता है कि जब ये हमारा पोलन ग्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है एंड इसका पॉलिनेशन होता है, एंड ये कहाँ पहुँचता है, पिस्टिल पे, या हम कहें पिस्टिल के स्टिग्मा पे, तो वहाँ पे ये जो इंटाइन होता है ये जम्पोर से क्या करता है, पोलन ट्यूब को बनाना स्टार्ट करता है। एंड इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये जो मेल हमारा गैमेटोफाइट होता है ये आगे मूव करते हुए हमारे ओव्यूल या फिर एम्ब्रियोसेक तक पहुंचता है। एंड अभी आप पढ़ेंगे जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे इस पोलन ग्रेन की, कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड करता है, ठीक है, और वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जनरेटिव सेल फिर से डिवीजन करती है एंड एक वेजिटेटिव सेल और 2 जनरेटिव सेल हमारी पाई जाती है फुल्ली मैच्योर पोलन ग्रेन में। तो वो बात की बात है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन है, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें देखो याद रखना है, क्या कि जो हमारे पोलन ग्रेन हैं उनकी जो लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोडम। क्या बोलते हैं, स्पोरोडम। ये स्पोरोडम 2 होती हैं, कौन कौन सी, इंटाइन और एक्साइन। एक्साइन हमारी आउटर मोस्ट होती है, इंटाइन हमारी इनर मोस्ट होती है। एक्साइन बनी हुई होती है पेक्टोसोलिलोज की, सॉरी, एक्साइन हमारी बनी हुई होती है स्पोरोपोलिनिन की, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन हमारे वेल प्रिजर्व फॉसिल होते हैं। इंटाइन हमारी बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। एक्साइन हमारी डिसकंटिन्यूस होती है, इंटाइन हमारी कंटिन्यूस होती है। एक्साइन में या हम कहें वो जगह जहाँ पे हमारी स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होती है उसे हम नाम देते हैं जम्पोर। और वो एंड इंटाइन की बात करूं तो इंटाइन क्या करते हैं, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इनके डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता दिए एंड इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिए। एंड एक चीज़ और, जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन का वो रिच होता है किस किस में, स्टार्च में एंड अनसेचुरेटेड ऑयल में। अनसेचुरेटेड ऑयल का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है कि वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है किससे, किसी भी रेडिएशन के थ्रू डैमेज होने से उसके क्रोमोसोम को। तो ये चीज़ बातें आप याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ा। एंड जो हमारा पोलन ग्रेन है ये फर्स्ट सेल होती है मेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, हमारे माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये पोलन ग्रेन किस तरीके से डेवलप होकर पूरा मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, पोलन ग्रेन साइज में ग्रो करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट यानी उसका जो भी साइटोप्लाज्म है उसका अंदर इनफ्लो होता है एंड हमारे वैक्यूल्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, वैक्यूल्स, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन की जो ग्रोथ है वो और तेजी से होती है। द प्रोटोप्लास्ट देन डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 अनइक्वल सेल। एंड जब ये ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का, यानी सेल मेम्ब्रेन को एंड सेल वॉल को छोड़ के डिवीज़न होती है
प्रोटोप्लास्ट की, एंड हमारे 2 अनइक्वल सेल्स बनते हैं। एक हमारी बनती है छोटी सेल जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक है, एंड एक हमारी बनती है बड़ी सेल जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। इसे हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल एक क्या है, पोलन ग्रेन है। अब इसमें सबसे पहले ये साइज़ में ग्रो करता है, एंड इसका ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये थोड़ा पेरीफेरी की साइड यानी कोने की साइड आ जाता है, एंड यहाँ पे वैक्यूल्स डेवलप करते हैं। ये मैंने क्या बनाए हैं, वैक्यूल्स। इसके बाद क्या होता है, इसके प्रोटोप्लास्ट का डिवीज़न होता है, एंड यहाँ पे 2 सेल बनती हैं, यानी ये हमारी इस तरीके से बनती है। एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक न्यूक्लियस ये हो गया, एंड यहाँ पे ये सेल हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारी मेन सेल है, जो बड़ी सेल है, इसे हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये जो हमारी छोटी सेल है इसे हम नाम देते हैं जनरेटिव सेल। अब ये जो डिवीज़न होता है इसके बाद क्या होता है कि ये जो जनरेटिव सेल है इसके चारों तरफ एक कैलेज लेयर आ जाती है, ठीक है, कैलेज लेयर आ जाती है, जो बाद में क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट भी हो जाती है। एंड डिसइंटीग्रेट होने के बाद ये जो हमारा जनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल में फ्रीली मूव करता है, ठीक है। एंड ये जो हमारी स्टेज होती है इसे हम बोलते हैं टू सेल स्टेज, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। बाकी रिमेनिंग 40% में क्या होता है कि ये जो हमारी ये जो हमारी जनरेटिव सेल बनी है इसमें एक बार और डिवीज़न होता है, एंड ये हमारी 3 सेल स्टेज बन जाती है इस तरीके से। ये तो हमारी वेजिटेटिव सेल रहेगी ही, यहाँ पे ये हमारी इस तरीके से 2 सेल बन जाती हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे एक हमारी वेजिटेटिव सेल होती है एंड 2 हमारी जनरेटिव सेल होती हैं। सो आपको सिंपल क्या रखना है कि सबसे पहले जो पोलन ग्रेन होगा उसमें न्यूक्लियस पेरीफेरी पे मूव करेगा, एंड वहाँ पे वैक्यूल्स डेवलप होंगे, फिर वहाँ पे माइटोसिस होगी, एंड जो हमारा सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, एंड ये डिवीज़न अनइक्वल होगी। जो बड़ी सेल होगी उसे हम नाम देंगे वेजिटेटिव सेल, जो छोटी सेल होगी उसे हम नाम देंगे जनरेटिव सेल। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे माइटोसिस होगी या म्यूसिस होगी, तो यहाँ पे होती है माइटोसिस, क्योंकि ये पोलन ग्रेन है, इसका मतलब प्लॉइडी क्या है, पहले से ही हैप्लॉइड है, एन है, तो यहाँ पे भी NEN रहेगा। तो यहाँ पे 2 सेल बन गई। अब क्या होता है, इसके पास एक कैलेज लेयर आएगी, बाद में वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, ठीक है, तो वो आपको याद नहीं रखना है। एंड 2 ये जो स्टेज होती है कि एक वेजिटेटिव सेल है एक जनरेटिव सेल है, इसे हम बोलते हैं 2 सेल स्टेज, एंड 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है। रिमेनिंग 40% में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है उसमें दोबारा से माइटोसिस होती है, एंड वो 3 सेल स्टेज बनाता है। कितनी सेल, 3 सेल स्टेज बनाता है, जिसमें एक हमारी वेजिटेटिव सेल होती है, 2 हमारी जनरेटिव सेल होती है। सो वही बातें मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखी हैं कि जो हमारी स्मॉल होती है वो हमारी जनरेटिव सेल होती है, ये स्पिंडल शेप्ड होती है एंड स्फेरिकल भी हो सकती है, एंड इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। यानी अगर मैं जनरेटिव सेल की शेप की बात करूँ तो स्पिंडल शेप भी हो सकता है, स्फेरिकल शेप भी हो सकता है, एंड इनका जो साइटोप्लाज्म है डेंस होता है, यानी काफ़ी घना हुआ होता है। A layer of callus develop around generative cell which later dissolve and generative cell is freely lie in cytoplasm of vegetative cell। आपको बता चुका हूँ मैं। उसके बाद हम आते हैं वेजिटेटिव सेल पे। तो लार्ज होती है, इनके पास वैक्यूल होते हैं, ठीक है, एंड ये जो वैक्यूल होता है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। इनका जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है एंड इरेगुलर शेप का होता है, यानी इनके न्यूक्लियस की कोई भी शेप नहीं होती। आप बुक देखोगे तो बुक में इस तरीके का न्यूक्लियस बनाया गया है। कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है वो डेhiscence से जस्ट पहले, डेhiscence मीन्स एंथर का जो फटना होता है उससे जस्ट पहले जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है, ठीक है, और 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बनाती है, यानी 3 सेल स्टेज बनाती है। तो हो सकता है पॉलिनेशन के टाइम पे जो पोलन ग्रेन है वो या तो 2 सेल में हो, एक जनरेटिव सेल होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी, या फिर 3 सेल स्टेज में हो, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल होगी एंड 2 हमारी जनरेटिव सेल होगी, जिसमें से हमारी मैक्सिमम 3 सेल स्टेज देखी जाती है, वो स्टिग्मा पे जाने के बाद भी हो सकती है। तो 3 सेल स्टेज में क्या होता है, जो हमारे 2 जनरेटिव सेल होते हैं, जो हमारे मेल गैमेटोफाइट होते हैं, वही आगे
फर्टिलाइजेशन में पार्ट करते हैं, एंड जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो डीजनरेट कर जाता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा, इसे हम पॉलिनेशन के टाइम पे देखेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं पोलन वायबिलिटी, जो टर्म्स दे रखी हैं उन सब के बारे में। तो पोलन वायबिलिटी होता क्या है? वो पीरियड जिस टाइम तक हम एक पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवा सकते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। ये वीट एंड राइस में 30 मिनट का होता है, एंड जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं या उनकी जो फैमिली होती है उनमें कई साल से या फिर कई महीनों का भी होता है। इसके बाद हमारा आता है पोलन बैंक। यहाँ से सीधा नीट में कई बार तीन चार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है अभी आप देखोगे तो आप कहोगे ये भी क्वेश्चन है। पोलन बैंक होते क्या हैं? जो पोलन ग्रेन है उन्हें हम स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट अ टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इसी पोलन ग्रेन को स्टोर करना जो होता है इसी को हम बोलते हैं पोलन बैंक। इन्हें लेटर यूज़ करा जाता है, यानी बाद में यूज़ करा जाता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में। तो यहाँ से आप मानोगे नहीं, इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पे 1 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पोलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? तो -190 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से नीट में क्या आ सकता है कि जो भी हमारे पोलन बैंक में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि हम जो भी पोलन बैंक में पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में करते हैं। इसके बाद हम आते हैं पोलन एनर्जी पे। पोलन एलर्जी होती क्या है? कुछ पोलन ग्रेन जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एलर्जी, एंड उसी चीज़ को हम बोलते हैं पोलन एलर्जी। एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो पार्थेनियम है वो एज अ कंटिमिनेंट यानी मिलावट के तौर पे आ चुका था इम्पोर्टेड वीट के साथ। क्योंकि आपको अगर ना पता हो तो हरित क्रांति से पहले जो गेहूँ है उसे बाहर देशों से या हम कहें अमेरिका से मंगवाया जाता था, तो उसी के साथ पार्थेनियम की कुछ पोलन ग्रेन्स आ गए थे जिन्होंने पोलन एलर्जी कॉज करी थी। एंड यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में कि आपसे बोल देगा एक ऐसे पोलन ग्रेन का नाम बताओ जो इंडिया में एज अ कंटिमिनेंट आया था, तो आप क्या नाम दे दोगे? पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा कि वो किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनके इंटाइन एक्साइन के बारे में जाना, उनमें क्या डिफरेंस होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद हमने उनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उनका जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल बनता है, कि सबसे पहले न्यूक्लियस पेरीफेरी पे आएगा, उसके बाद उसमें वैक्यूल जनरेट होंगे, एंड जो सेल है वो डिवीज़न करेगी, एंड ये जो डिवीज़न होगी अनइक्वल होगी, जिसकी वजह से एक बड़ी सेल बनेगी जिसे हम वेजिटेटिव सेल नाम देंगे, एक छोटी सेल बनेगी जिसे हम जनरेटिव सेल नाम देंगे। उसके बाद जनरेटिव सेल के चारों तरफ कैलोज नाम की लेयर आ जाएगी जो बाद में डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, एंड जो हमारी जनरेटिव सेल है वो फ्रीली लाई करेगी वेजिटेटिव सेल में। एंड एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन या फिर डेसेंस, एंथर के डेसेंस होने से पहले जो हमारी जो हमारी जनरेटिव सेल है वो दोबारा से डिवाइड कर जाएगी एंड 3 सेल स्टेज बनाएगी। इसके बाद हमने पोलन वायबिलिटी पढ़ा, पोलन बैंक पढ़ा, एंड इसमें हमने पढ़ा कि हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे। एंड इसके बाद हमने पढ़ा पोलन एनर्जी कि पार्थेनियम जो है वो इंडिया में एज अ कंटिमिनेंट आया इम्पोर्टेड वीट के साथ, एंड उसने कई पर्सन को एलर्जी कॉज करी, एंड उसी चीज़ को हम पोलन एलर्जी बोलते हैं। इसके बाद आता है पोलन प्रोडक्ट कि कुछ पोलन ग्रेन को हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक में या फिर एज अ फूड सप्लीमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दे रखा है तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। इन्हें हम एज अ टैबलेट भी ले सकते हैं, या फिर कई सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इन्हें एज अ टैबलेट लेते हैं ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आती है पेलिनोलॉजी। क्या है ये? एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन मैं बता देता हूँ कि नीट में अगर बाई चांस पूछ ले तो जो स्टडी होती है पोलन ग्रेन के मॉर्फोलॉजी की, यानी एक्सटर्नल फीचर्स की, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं पेलिनोलॉजी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जैसा आप लोग देख रहे हैं कोरोना इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड अपनी स्टडी पे फोकस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।